नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रकृति एजुकेशन में ऑन लाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ आएँगे जो प्रारंभिक परीक्षा में हर बार अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी लोग यहाँ पर अभी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, लगभग सभी लोगों का प्री में अच्छा स्कोर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूँ, लोकेश छापरे हैं। ये एमपीपीएससी 2020 में सेलेक्टेड हैं और अधीनस्थ लेखा सेवा में इनका चयन हो गया है और 2019 से लगातार ये प्री में अच्छा स्कोर तो कर ही रहे हैं और लगातार इंटरव्यू भी दे रहे हैं। 19 का भी इंटरव्यू दिया है, 20 का तो सिलेक्शन हुआ है और 21 और 22 21 का भी इंटरव्यू दे रहे हैं। सही है। और केशव है हमारे साथ, हर बार इनका भी प्री अच्छे स्कोर से होता है और अभी ये एसएससी एमटीएस में इनका सिलेक्शन भी हो गया है इस बार। हमारे साथ ईश्वर हैं। ईश्वर भी 2019 का इंटरव्यू इन्होंने दिया है, पटवारी एग्जाम में सेलेक्टेड है। सही है। तो इसी के संबंध में हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने, उसी के संबंध में डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर एक एक करके समय दिया जाएगा कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो 2 चरणों में रहेगा कि पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। और बिगिनर्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए और जो 2-3 प्री दे चुके हैं जिनका नहीं क्लियर हो पा रहा है, उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस पर भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं, उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोकेश से बात होगी क्योंकि ये अंतिम रूप से चयन इनका हो गया है, इसलिए पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। एक क्वेश्चन लगातार जो चैनल पे पूछा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार से सेफ स्कोर तक पहुंचा जाए। तो इसमें क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम कुछ ऐसी तैयारी कर लें कि लगातार प्री में सिलेक्शन हो जाए या कम से कम अच्छे स्कोर तो आए ही। तो क्या इसमें आपका कहना है? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर सभी को? आ रही है आवाज़? हाँ, मेरा नाम आ रही है। जी जी, मेरा नाम लोकेश छापरे है और जैसा कि भैया ने अभी पूछा कि प्री में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए वो आपका एमपी होना चाहिए। एमपी से कम क्वेश्चन गलत हो। 25 से एमपी के आ रहे हैं तो लगभग सभी सही हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। मिनिमम से मिनिमम 1-2 गलत हो तो चल जाता है। और साथ ही साथ जो सिलेबस है उसी को फोकस करके पढ़ना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें जो टॉपिक लिखा है उसको व्यवस्थित रूप से प्रॉपरली करें। और साथ ही साथ जो 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आप देखें कि उस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस डायरेक्शन से वो पूछ रहा है और कितने डीपली पूछ रहा है, उसे विशेष रूप से फोकस करें। और जब आपका एग्ज़ाम काफ़ी दूर हो तो आप मेंस की अप्रोच से पढ़ें ताकि आपका प्रीलिम्स भी होते रहे। साथ ही साथ आप जो प्री के जो टेस्ट सीरीज होती है वो आप हफ्ते में एक बार आप लगा सकते हैं ताकि जो कई बार गोले भरने में गलती हो जाती है या सिले मिस्टेक कर देते हैं उससे आप बच सकते हैं। ये कुछ की रूप में आप कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या इस क्वेश्चन के सब क्वेश्चन के रूप में तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बातें और भी कि जैसे एमपी के बारे में बताया तो एमपी का डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्टेड हो? हेलो? ठीक। तो इसमें एक क्वेश्चन और ऐसे इसी के संदर्भ में निकल के आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। तो जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए हम कौन सी बुक प्रेफर करें, या तरीका क्या हो कि पहले पढ़ लें फिर ऑब्जेक्टिव लगाएं या ऑब्जेक्टिव से ही उसके एक्सप्लेनेशन से तैयारी करें। तो क्या ऐसे इसमें क्या तरीका होना चाहिए और टेस्ट सीरीज जैसे अगर दे रहे हैं तो कम से कम कितने टेस्ट सही होंगे बिगनर्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा
मार्केट में ऐसा हुँ, होता नहीं है, सभी लीडरशिप हुँ। पोजीशन पे आते हैं। क्या आपने कितना नंबर, कितने डिस्टेंस, ऐसा कुछ? जहाँ तक बात आती है कि टॉपिक पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाया जाना चाहिए, तो पहले तो आप ये करें कि आप मल्टीपल रिवीजन करें। जैसे आप एमपी पढ़ रहे हैं तो सारे एमपी की पूरी बुक आप 2 या 3 बार अच्छे से रीड ऑन कर लें। फिर उसके पश्चात आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। प्राथमिकता आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दें। परीक्षा धाम की एक बुक आती है एमपी की, पीवाईक्यू के रूप में, उसमें ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उसके उससे आप हेल्प ले सकते हैं। बट आप बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ना लगाएं, एक ये भी सलाह है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कोचिंग वाले काफ़ी कठिन क्वेश्चन को भटका देते हैं, उससे भी आपको सतर्क रहना होगा। तो आप लिमिटेड ही क्वेश्चन लगाएं। ऐसा भी ना रहे कि हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा हर दिन आप क्वेश्चन ही सेट ही लगा रहे हैं फ्री का, ऐसा भी ना करें। केवल आप डायरेक्शन समझें कि वो किस डायरेक्शन में पूछना चाह रहा है, और आप जब डायरेक्शन समझ जाएं तो आप सेट इसलिए लगाएं ताकि आप सिली मिस्टेक ना करें। यदि आपके साथ ये चीज़ें ना हो रही हो तो फिर आप ज़्यादा प्री के टेस्ट ना भी लगाएंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अभी की जैसे प्रारंभिक परीक्षा हुई, इसमें ऐसा पूछ रहा है कि सरल क्वेश्चन लेके गए थे, जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन चल रही थी, तो इसके लिए क्या तरकीब है कि सरल क्वेश्चन तो गलत ना हो? प्रश्न इसमें ये है कि जो सिली मिस्टेक हो रही है, जैसा कि अभी आपने बताया, तो इसको अवॉइड करने के लिए हाँ, क्या करें? मतलब मेरा कहने का मतलब कि जो सरल क्वेश्चन है, इनसे ही सिलेक्शन है होता, कठिन तो हुँ, सबके लिए कठिन है, और इस बार जो हुँ, एग्जाम में आए थे, तो हाँ। वो भी नहीं बैठे। इस बार क्या रहा आपका स्कोर, कितना क्वेश्चन सही है इस बार? अभी जो अभी आयोग ने आंसर की जारी की है उसके पश्चात मेरे 78 क्वेश्चन सही हैं। अच्छा, संभवतः एक एक या दो बढ़ सकते हैं, बट तो अब लगभग हमेशा इसमें, यही स्कोर रहता है मेरा 79-80 के। अच्छा, तो इसमें क्या जो सिली मिस्टेक्स है वो अवॉइड करने के लिए क्या करें? क्योंकि हर बार कितना भी करें, सबसे थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही जाता है। ये मिस्टेक का क्या करें हाँ, इसमें? सिली मिस्टेक ना हो इसके लिए तो आप जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको बार बार पढ़ के जाएं, रिवीजन करके जाएं, ताकि आपको ऑप्शन में ए या बी या सी में कंफ्यूजन ना हो। आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगभग ऐसा कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, पर सरल क्वेश्चन है वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूजन का रीज़न होता है कि आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर पाते। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको लास्ट टाइम में भी पढ़ के जाना होता है, जैसे खनिज की रैंकिंग क्या होती है, जनगणना वाले टॉपिक्स आपके, ये हर बार साथ पूछ लेते साथ हैं। आप हिस्ट्री में जो हाँ, हिस्ट्री में जो विद्रोह होते हैं, साथ ही साथ आयोग आयोग के संदर्भ में ही बोलना चाहूँगा कि आयोग जो जो 10th यूनिट है उसके स्वयं आप एक चार्ट बनाएं। कई बुक्स में चार्ट दिया है, पर आप व्यवस्थित रूप से आप स्वयं भी बनाएंगे तो आप उनसे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उससे गलत नहीं करेंगे। आर्टिकल्स आप लास्ट 24 घंटे में एक बार रीड करके जाएं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन वहाँ से आइए, कंफर्म आता है। साथ ही साथ हिस्ट्री में आप पुनर्जागरण वाले टॉपिक से संस्थाएं आती हैं, उनको भी आप रीड करके जाएं। तो इससे जो इम्पोर्टेंट आप 10 से 15 टॉपिक भी चयन कर लेंगे और लास्ट टाइम पढ़ के जाएंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ सीधे आएंगे, और आप एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, तो आप सेफ स्कोर तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है कि जैसे जो कठिन प्रश्न आते हैं, वो सबके लिए कठिन है। लेकिन इसमें से क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जैसे ज़्यादातर तो सही कर ले रहे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, अटेम्प्ट तो करेंगे ही। उसमें तो हाँ। ज़्यादा हुँ। चांसेस कैसे रहें कि सही हो जाए? क्या करना चाहिए? अगर मुझको चारों तरफ से कुछ नहीं आ रहा है इसपे, तो क्या किसमें लगाएँ, ए में लगाएँ, बी लगाएँ, सी में, क्या ऐसा क्या करते हो आप? हाँ। यदि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं और या आपने पढ़ा नहीं होता है, यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा है या लॉजिकल क्वेश्चन है वो, तो आप ट्राई करें उसके कि तार्किक रूप से वो सही हो सके प्राथमिक रूप से। यदि आपको कुछ भी याद आ रहा हो
जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जलवायु ओरिएंटेड होते हैं, वो डायरेक्शन देने का प्रयास करता है, तो आप उसे सही करने उससे आप आंसर ढूँढने का प्रयास करें। यदि फिर भी नहीं ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपने पहली बार पढ़ा हो, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो आपको जो पहली बार में आपको लगा हो अंतरात्मा से, फिर आप मैं तो उसे ही टिक करता हूँ, क्योंकि आपको चारों में से कुछ भी नहीं पता है, तो फिर आप जो आपको लगता है अंदर से कि हाँ ये शायद संभवतः हो सकता है, तो आप उसे टिक करें। अभी इस और बार कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एमपी से रिलेटेड अच्छा, कई बार अभी अभी इस होता बार है ऐसा कौन सा क्वेश्चन लगा कि जो आपको नहीं आता? एमपी से रिलेटेड को जैसे एक इस बार क्वेश्चन जो आया था उसमें एक स्काई डाइविंग के कोई महिला स्काई आई थी, हाँ हाँ हाँ। बारे में मैंने पढ़ा भी नहीं था और ना ही मुझे पता था। हम्म, और जो चार नाम थे उसमें अलग अलग प्रकार से थे, तो उनमें से मैंने मंजू को प्राथमिकता इसलिए दी हाँ, क्योंकि चारों जो तीनों के चारों के नाम थे वो पूरे 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 थे और मंजू सिर्फ एक संक्षिप्त नाम था, अच्छा। तो मैंने उस आधार पे लगा दिया उसे। बाकी ऐसा कोई लॉजिकली भी नहीं था मेरा हाँ, कि वो सही हो जाता। ठीक ठीक। हाँ, और इसमें हमने देखा तो ऑड मैन आउट, उस रूप में हम देख सकते हैं। ऑड मैन आउट टाइप का लगा दिया ऐसा कुछ। हाँ, ऑड मतलब चारों विकल्प में से एक विकल्प यदि काफी ऑड रहता दे सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी ट्रिक वगैरह भी रहता है कि ये जैसे हमसे कुछ नहीं आ रहा है तो इस पे ये रहता है कि ए ही ऑप्शन लगाना, या जैसे जैसे कि ऑल ऑफ द एबव रहता है उनको लगा दें, ऐसा कुछ रहता है क्या कि वही सही होगा? क्या क्या उसमें रहता है? जैसे कहीं कोई क्वेश्चन पूछा है और उसमें हम कुछ नहीं जानते लेकिन एमपी का एक ऑप्शन है वहाँ लगा दें, या इंडिया का ऑप्शन है, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार, इसमें भारत ज्यादा भारत लगाए, क्योंकि मतलब जनरल है कि भारत के बारे में पूछना तो वही लगा दो, ऐसा कुछ रहता है कुछ? मेरा प्रश्न ये है कि अगर अपन जैसे देखते हैं पेपर में तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव रहता है, उपयुक्त सभी एक विकल्प रहता है। तो क्या ऐसा हाँ, कुछ है कि हमको वही जाना हाँ, चाहिए जब हमसे कुछ भी नहीं आ रहा? जानते हैं तो फिर जो जानते हैं वही लगाएंगे, लेकिन जो नहीं जानते तो क्या हमें उसी ऑप्शन पे जाना चाहिए? क्या ऐसा कुछ है ट्रिक? और एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई चीज पूछा है, जैसे हाँ, रेलवे टैग वाला क्वेश्चन शायद 2021 में पूछा था, तो उसका आंसर एमपी था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो क्या ऐसा कुछ हाँ, है? जैसे अभी इस हाँ, बार पूछा गया है गवर्नर ऑफ द ईयर, उसमें ज़्यादातर लोगों ने भारत ही लगाया है और सही भी आंसर है। तो क्या ऐसा कुछ है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। यदि चारों विकल्प में से एक विकल्प उपरोक्त सभी है और आपको पता नहीं है कि और कोई सा विकल्प सही है, तो आप उपरोक्त सभी ही लगा कर आए। और यदि चार विकल्प में से एक एमपी का विकल्प भी है और आपको नहीं पता है चारों विकल्प, आप आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो एमपी को ही प्राथमिकता दें। उसी प्रकार जैसे कि आपने बताया कि अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें भारत एक विकल्प था, बाकी अन्य कंट्रीज थी, तो आप भारत को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि अल्टीमेटली वो पूछना भारतीय संदर्भ में ही चाह रहा है। विकल्प भले ही अन्य कोई निर्मित हो, यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप मध्य प्रदेश या फिर भारत को प्राथमिकता दें। इसमें केशव क्या आपकी क्या राय है? जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है प्रश्न, मतलब उसका उत्तर नहीं आ रहा, आपको पूरे विकल्प में से कोई पता ही नहीं है, क्या करें इस पे? क्या करना चाहिए? सर ये जैसे कि नवप्रीत सर ने बताया है, मैं भी उसी चीज को प्राथमिकता देता हूँ कि अगर मुझे नहीं लग रहा है कि जो ऑप्शन है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, तो मैं उसमें भारत या एमपी अगर ऑप्शन में रहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता देता हूँ। मुझे याद है 2016 में यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि चावल के निर्यात में सबसे अधिक कौन है, इस देश में है, तो उसी साल भारत प्रथम पे आया था थाईलैंड के बाद, तो मैंने उसको प्राथमिकता दी थी। और इसी प्रकार से पिछली बार का भी मुझे याद है, कुछ योजनाओं से संबंधित प्रश्न आए थे, तो जिनमें भी एमपी ऑप्शन में था, और बाकी ना तो मैंने उस योजना का नाम कभी पढ़ा था, ना ही ऐसा मुझे लग रहा था कि वो जो ऑप्शन है उससे संबंधित है, तो मैंने मध्य प्रदेश को प्राथमिकता दी थी और वो आंसर मेरे दोनों सही रहे थे। तो इसमें जब हमें नहीं आता है तब ऐसा करना है, जब आता है जी। तो कोई बात ही नहीं, जो फर्स्ट कॉल होगा हम उसी पे जाएंगे।
है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आपको सही आंसर भी नहीं पता तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा ले सकते हैं। इसको कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे इसको कैसे करें? सर देखिए, जैसे कि 4 ऑप्शन में से ऐसे लगभग-लगभग 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि जो आपको पता है ये बिल्कुल नहीं आएँगे, क्योंकि उनका कोई रिलेशन नहीं होता है। अब आपको 2 में से 1 चुनने की समस्या रहती है, तो फिर आप जितना डीप सोच के जा सकते हो, उतना आप कर सकते हैं। और मैंने प्राथमिकता दी है कि जहाँ पे भी ऑप्शंस में 2 में से 1 चुनना हो मुझे, वहाँ पे मैं उन क्वेश्चन को आखिरी में अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि आखिरी में कहीं न कहीं तो वो याद आ जाते हैं। तो सर मैंने ये टेक्निक अपनाई थी। एक क्वेश्चन आ रहा है, सीआर राठौर ने पूछा है, तो ये पूछ जी। रहे हैं कि आने वाले अप्रैल प्रीलिम के साथ मेंस की प्रिपरेशन को किस प्रकार साथ में करें? तो लोकेश, इसका आप जवाब दो। क्या क्या करना चाहिए कि मतलब अभी 24 का प्रीलिम होगा और फिर उसके हम्म। बाद ज़्यादा समय रहेगा, तो अभी से क्या कुछ करें? क्योंकि अभी तो प्री हो चुका है, जिसके अच्छे अंक आ रहे हैं वो ट्राई करेंगे, मेंस के लिए देंगे, और मोटिवेशन प्रॉपर बना रहे तो प्री मेंस दोनों साथ लेकर कैसे चल सकते जैसा कि आपने आपका क्वेश्चन है कि अप्रैल में और साथ साथ आप मेंस कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जैसा सिलेबस देखेंगे प्री और मेंस का दोनों का, तो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों में हैं। तो आप उन टॉपिक्स को मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ें, प्राथमिक रूप से आप मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ें, और जब वो टॉपिक खत्म हो जाए तो आप मेंस के क्वेश्चन देखें और उनकी आंसर राइटिंग करें। और उसके पश्चात आप ये भी देखें कि प्रीलिम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष में, और क्या पूछे जाने की संभावना है। कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो आप भूल जाते हैं और जो आपको याद होने चाहिए, ताकि सिली मिस्टेक आप ना करें। और उन टॉपिक को पढ़ने के पश्चात शॉर्ट नोट बनाएं आप व्यवस्थित रूप से, और उनका प्रॉपरली हफ्ते में एक बार रिवीजन भी करें। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, पर जो हमने पिछले टॉपिक जो पढ़े हैं या सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका रिवीजन नहीं कर पाते। तो हफ्ते में एक दिन आप निश्चित रूप से संडे या जो भी आपको सूटेबल लगे उस दिन आप रिवीजन भी करें। हैं? और जो टॉपिक्स केवल प्रीलिम्स में हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल प्रीलिम्स के हैं, जैसे आयोग द 10th यूनिट हो गई है, करंट 8वीं यूनिट जो है, और 7th यूनिट के कुछ टॉपिक्स हैं। तो आप दिन का एक टाइम डिसाइड कर लें कि शाम के टाइम 2 या 3 घंटे या 1 या 2 घंटे जैसा आपको उचित लगे, आप उन टॉपिक को साथ में करते चलें। उनके शॉर्ट नोट बना सकते हैं या फिर आप किसी बुक से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ जो टॉपिक हैं आप ग्रुप पे डिस्कशन, यदि आपके पास अवेलेबल है कोई फ्रेंड्स, तो साथ में एक दूसरे को बोलते हुए पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप याद बेहतर तरीके से रख पाएँ। प्रीलिम्स में चुनौती होती है कि क्वेश्चन आपको सटीक रूप से याद आए। आपने किसी के साथ डिस्कस किया है तो निश्चित तौर पर वो आपको याद रहेगा। कई बार सिली मिस्टेक के कारण हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो डिस्कशन से मुझे लगता है कि गलत होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो प्री के साथ मेंस को हम साथ में लेकर चल सकते हैं, जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री में और मेंस में, उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है और चीज़ें ऐसे चलाना है। तो अभी क्योंकि ज़्यादा दिन प्री के लिए भी नहीं बचे हैं, तो अभी क्या अप्रोच होनी चाहिए 2024 में जो प्री होने वाला है? 2024 का प्री अप्रैल में होगा, 28 अप्रैल को। तो अभी तो 3-4 महीने हैं करीब। तो अभी कैसे क्या करें? मतलब क्या अप्रोच हो कि टेस्ट सीरीज़ का है, कितने टेस्ट वगैरह लगाने का रहेगा? तो अभी ताकि आसानी से निकल सके, जो हमारे इस सेशन का मोटिव है कि आसानी से हम प्री किस प्रकार से निकाल पाएँ। हाँ, जैसा कि अप्रैल में प्रीलिम्स है और अभी 2 से ढाई महीने ही बाकी हैं। तो आप जैसा कि आपने पूछा कि 2 से 3 महीने अभी बचे हैं अगले प्रीलिम्स को 2024 के लिए, और क्या रणनीति होनी चाहिए, उसको कितने टेस्ट लगाने चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो टेस्ट आप कम से कम 1 यूनिट का एक सेट लगा सकते हैं,
और उससे ज़्यादा लगाने से बचना चाहिए। उसके स्थान पर आप मल्टीपल रिवीजन को प्राथमिकता दें। उदाहरण के तौर पर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कम से कम जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको आप 2 से 3 बार पढ़ लें। तो आपको जो कॉमनली आपसे जो गलती होती है, फैक्ट मिस होते हैं, वो आप इजीली याद रख पाएंगे। और साथ ही साथ आप एमपी डेली पढ़ें 2 से 3 घंटे, उसको विभिन्न आयामों में से पढ़ें। साथ ही साथ आप एटलस मैप का उपयोग करें। आप खुद स्वयं भी नोट्स बना सकते हैं। यदि आप वहाँ क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ 9th और 7th यूनिट में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कतें आती हैं। तो उन जो भी टॉपिक दिए हैं आप एक जो मूल चीज़ें आप एक प्रॉपर कर लें। बहुत डीप में जाने का प्रयास ना करें यदि आपके पास समय ना हो तो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार सरल आता है तो इजीली बन जाता है, काफ़ी डीप में आता है तो नहीं बनता है। प्राथमिकता आप उन टॉपिक्स को दें, उन यूनिट्स को दें जहां आप नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। और इन यूनिट्स को ऐसा भी नहीं है कि छोड़ के जाना है, इनको भी पढ़ना है, पर इतना समय नहीं देना है कि बाकी सब्जेक्ट प्रभावित होने लगे। इसमें एक और चीज़ है ना कि लगभग सभी यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें ये तो कोशिश करना है हाँ, कि सब में सबको एक समान लेवल पे लेकर आएँ। क्योंकि एक में बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ, क्वेश्चन सही बिल्कुल हो रहा सर। है और एक में आप 4-5 ही सही कर पा रहे हैं, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जहाँ कमज़ोर सेक्शन हो हाँ, उसको हाँ, बिल्कुल। पहचानते हैं और जैसे पॉलिटी अक्सर बन जाते हैं, तो जहाँ नहीं मानना जैसे आर्टिकल बोल रहे हैं, तो वहाँ आर्टिकल हमको बार-बार रखना है। एग्ज़ाम में जाते समय 1-2 की लाइनें को रखना है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक इसमें लास्ट प्रश्न हाँ, ये है जी कि सर, बिल्कुल। इसमें एक लास्ट प्रश्न है कि एग्ज़ाम के समय अटेम्प्ट करते वक़्त क्या अप्रोच होनी चाहिए? कि कोई कह रहा है कि 2 से 3 बार जाएँ, 2-3 राउंड में करें अटेम्प्ट या 1 बार में ही कर दें। क्या अप्रोच होना चाहिए इस पे? जो मैं अपनी रणनीति अपनाता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली जैसे ही पेपर आता है, मैं 20-20 के सेट बनाता हूँ क्वेश्चन के, कि प्राथमिक रूप से मैं 20 क्वेश्चन पढ़ूंगा, उनको जो भी मुझे 100% लगा होगा पेपर पे टिक करूंगा और उनकी ओएमआर फिल कर लूंगा। ऐसे लगभग 20 के पश्चात 40 क्वेश्चन तक पढ़ता हूँ, टिक लगाता हूँ, ओएमआर फिल करता हूँ, ऐसे करके 100 तक पहुंच जाता हूँ। जिस प्रकार मैंने इस बार किया था तो मेरे 66 क्वेश्चन में ओएमआर में फिल कर चुका था। और बाकी जो अदर 36 क्वेश्चन थे जो मुझे डाउट थे या नहीं बन रहे थे, फिर उनको मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा और जो क्लोज लग रहे थे फिर मैंने उन्हें टिक करके ओएमआर मैंने उनकी फिल कर दी। ठीक है। तत्पश्चात फिर भी 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बच जाते हैं जो आपको नहीं बन रहे होते हैं या फिर कठिन होते हैं। तो आप लास्ट टाइम में या तो आपको याद आ सकते हैं या फिर आप और सोच सकते हैं उनके बारे में कि मैंने कहीं पढ़ा हो सकता है। ये विकल्प कुछ विकल्प को आप हटा सकते हैं, जैसा कि केशव सर ने बताया था कि 4 में से आप 1-2 विकल्प ऐसे होते हैं जो रिलेटेड नहीं होते हैं, तो उन्हें आप हटा सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसका कुछ टाइमिंग भी सेट किया है क्या कि 20 क्वेश्चन मुझे इतने 10 मिनट में, 20 मिनट में कर लेने हैं, ऐसा कुछ टाइमिंग सेट किया है? नहीं सर, ऐसा कोई टाइम डिसाइड तो नहीं किया है, पर घंटे में आपका पेपर एक बार रीड हो जाना चाहिए, 1 घंटे 10 मिनट में, ताकि जो क्वेश्चन है वहां पर आप प्रॉपर तरीके से कर सकें। केशव, इसमें आपकी क्या अप्रोच है? कैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं? सर इसके लिए तो मैं जैसे कि लोकेश सर ने बताया कि 20-20 के सेट, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि पहली बार जो 1 घंटे मिलता है उसमें पूरे 100 क्वेश्चन पे गो थ्रू हो जाऊं। तो मैं यही करता हूँ कि पहले से लेके 100 क्वेश्चन तक जो मुझे बन जाते हैं, एक बार मैं उन सबको पढ़ के और पेपर पे जो मुझे सही आंसर लगता है उसे टिक कर लेता हूँ। साथ में मैं इस चीज का भी ध्यान देता हूँ कि अगर कोई मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ा और मुझे लग रहा है कि उसका मुझे सही उत्तर नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, तो मैं पेपर में से उस ऑप्शन को काट लेता हूँ। तो मुझे चूज करने के लिए फिर 3 ऑप्शन बचते हैं। तो सर पहली बार में तो मैं यही करता हूँ कि 100 क्वेश्चन जो मैंने कर लिए हैं, उसके बाद जो जो मुझसे बनते हैं पहली बार में उन पे मैं टिक कर लेता हूँ, है ना। और उनको ओएमआर भरने के साथ में दोबारा अटेम्प्ट भी करता हूँ, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे करता हूँ। फिर दूसरी बार मैं उन क्वेश्चंस को देखता हूँ जहां मैं 50-50 हूँ, कि मुझसे कुछ क्वेश्चन अगर मैं सोचूंगा तो मुझसे बन जाएंगे, तो मैं उन पे थोड़ा सा टाइम देता हूँ, फिर उनके गोले भरता हूँ। और तीसरे राउंड में मैं वो क्वेश्चन करता हूँ जो मैंने ना तो कभी सुने हैं ना मैंने कभी
भरे हैं, तो 8-10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पेपर में। फिर उन्हें अटेम्प्ट करने की तकनीक ही मैंने आपको बताई कि कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादा क्लोज़ कौन-सा ऑप्शन लग रहा है। जैसे लोकेश सर ने बताया था कि ऑड ऑप्शन लगे, बहुत अलग सा, जैसे कि अभी जो मंजू देवी वाला उन्होंने बताया। तो हाँ। ऐसे करके मैं 3 राउंड में अपने पेपर कंप्लीट करता हूँ सर। तो प्री में जितना हमसे प्रश्न पूछे गए थे, जो संभावित प्रश्न बन सकते थे, हमने लगभग उस पे बात कर ली है। अगर और भी कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें, तो कमेंट से पूछ सकता है, या बोलने का भी मौका है, आप बोल सकते हैं। इसके बाद सर हम मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ, जैसे कि जैसे लोकेश सर ने बताया, मैं थोड़ा-सा इसमें एडिशन करना चाहूँगा कि लुसेंट की बुक आती है सर, आप सभी जानते हैं। उसको डेली आप पढ़ सकते हैं और उसकी जैसे कि यूट्यूब पे उसकी ऑडियो अवेलेबल है। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा, है ना, 5-10 मिनट निकाल के उसकी ऑडियो भी सुन ली। हुँ, तो ऐसे करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको लुसेंट बुक के फैक्ट अच्छे से याद हो जाते हैं, तो वो आपके मुख्य परीक्षा में जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये भी थोड़ा-सा आप प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें लूसेंट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा है। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसकी अगर लुसेंट फैक्ट आपकी कंप्लीट फैक्ट बहुत ज़्यादा है, ये याद करने में तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसको क्या आप क्या अप्रोच अपनाते हो याद करने का, कैसा क्या रहता है? सर मैंने यही अप्रोच अपनाई थी कि मैं पहले लुसेंट की बुक को अच्छे से 2-3 बार मैंने जो फैक्ट, जैसे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ लिया और उसको यूट्यूब पे सुन लिया। मेरे पास यूट्यूब में ऑडियो में अवेलेबल है लुसेंट की बुक, तो उसको 2-3 बार सुन लिया। जैसे कि घंटे भर में जो अपन ने पढ़ा, ऑडियो में 15-20 मिनट चल-चल के वो सुन लिया। तो एक बार पढ़ने के जस्ट बाद तुरंत अपन ने उसको सुन लिया, तो सर वो लंबे समय तक याद रहता है। और फिर जब भी आप कभी टेस्ट लगाने बैठे, तो उसमें वो क्वेश्चन आपको दिख गए, तो एक बार और आपने वो फैक्ट देख लिए। तो मतलब सर मैं कोशिश करता था कि मेरी पढ़ाई के वक्त लुसेंट बुक को जो फैक्ट्स हैं या एमपी के जो फैक्ट्स हैं, मैं उनको साथ लेके चलूं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी लगाते रहें बीच में, तो चीज़ें याद होती रहेंगी। हाँ सर, जैसे कि अगर आप आपके पास कोई बढ़िया सी बुक है ऑब्जेक्टिव लगाने की, है ना, या कहीं आप मॉक वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको जब नीड लग रही है, जो टॉपिक आपके कमजोर है, आप उसके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। हुँ, जैसा आपने बोला कि फैक्ट याद नहीं होते, तो मैंने ये तकनीक अपनाई थी कि जो फैक्ट याद नहीं होते, उन्हें ऑब्जेक्टिव के थ्रू अपन याद रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें करंट अफ़ेयर के बारे में, कि जो प्री में करंट अफ़ेयर आता है, उसको कहाँ से क्या पढ़ें? एमपी के लिए अलग और एक नेशनल, इंटरनेशनल जो पूछा जाता है, क्या उसमें रहना चाहिए? केशव पहले आप बता दीजिए। सर जैसा कि अगर मैं बताऊं, तो सर अभी तक मैंने देखा है कि एमपी का जो करंट अफेयर पूछते हैं, तब वो लगभग ज़्यादा कठिन नहीं आता है। अगर आपकी समसामयिक घटनाओं पे बढ़िया पकड़, जैसे आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका काम चल जाता है। और उसके अलावा सर जो यूट्यूब पे करंट अफेयर मिल जाते हैं अपन को कि महीने के 100 क्वेश्चन, तो वो सर कर सकते हैं, तो वो सफिशिएंट रहता है। हुँ, तो अभी मैगज़ीन तक मैंने मैगज़ीन वगैरह कोई? क्या ठीक चल रही है सर मैगज़ीन? सर प्रतियोगिता दर्पण से एमपी पीएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण। उसके अलावा सर आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं, ऑनलाइन सोर्सेज हो गए। प्रगति एमपीपीएससी चैनल पे भी आप करवाते रहते हैं क्वेश्चन, हाँ, तो सर काफी हेल्पफुल रहते हैं करने के लिए। अभी इस बार हमने नहीं करा है, क्योंकि समय ज़्यादा मिल नहीं पाया। 2021 में हमने कंप्लीट कराया था उसको।